हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा होगा, यानी कि पार्ट दूसरा होगा। मैंने एक पार्ट बना रखा है वीडियो इसका, ताकि मैं दूसरा पार्ट इसलिए स्टार्ट किया हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। अब ये जो होता है, इसमें पहले वीडियो में यहाँ पर 12 लिखा होगा, लेकिन ये 13 नंबर होगा, ये 14। तो हमने क्या देखा था इसमें कि फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग और पुमंग। ये जैसे मान के चलिए सरसों का फूल है, यहाँ पे ये बातें बताया गया है कि जिस फूल को आप पकड़ के किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी को आप पकड़ के तोड़ते हैं, तो तोड़ने वाला जो डंडी होता है, जो ये तंतु होता है, ये वाला पार्ट, ये पुष्पवृंत कहलाता है। जिस पर हमारा फूल टिका होता है, यानी पुष्पासन, आसन मतलब होता है बैठने वाला, जिस पर हमारा पुष्प बैठा रहता है, उसी के भाग को हम पुष्पासन कहते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पुष्पासन कहलाता है। ये हमारा जो होता है, जैसे कली होता है, इस टाइप का कली होता है, और इधर किनारे किनारे जैसे मान के चलिए बीच में एक कली हमारा है और इस टाइप का है, तो ये जितना हरा वाला भाग होता है, पत्ती होता है, उसी को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। उसके बाद से फूल हमारा जब खिलता है, तो जिस पत्ती को हम लोग सूंघते हैं या देखते हैं, उस भाग को दलपुंज कहते हैं, ठीक है। इसी में जो एक मोटा सा ये वाला ऐसा पार्ट रहता है, उसको जयांग कहते हैं। ये मादा जननांग या मादा भाग होता है, ठीक है। और इस मादा जो होता है भाग से एक और जो होता है तंतु के रूप में ऐसे पार्ट रहता है, जिसको पुमंग कहते हैं या नर भाग कहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुष्पवृंत और जो होता है पुष्पासन, हमारा पुष्प का भाग नहीं होता है। इस बाह्य दलपुंज का 2 कार्य होता है। पहले जब हमारा फूल जो कली के अवस्था में रहता है, तो उसको कली की सुरक्षा करना, यानी कि बाह्य वातावरण से सुरक्षित प्रदान करना, सुरक्षित करना। चूँकि ये पत्ता हमारा हरा रंग के होता है, इसमें इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने की वजह से ये जो कली है, जब ये बंद रहता है, तो उसको भोजन एकत्रित करना, यानी कि भोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसी पार्ट को हमको लिखना है। 14 नंबर क्या होता है कि पुष्पवृंत क्या होता है, पुष्पवृंत व पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन फूल का भाग नहीं होता है। फूल का भाग भाग नहीं नहीं होता है, ठीक है। एक बात हो गया। अब दूसरा ये बातें आता है कि बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज जो कि क्या करता है, पुष्प के कली भाग को सुरक्षित करता है तथा कली को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें 15 नंबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज पुष्प के, बाह्य दलपुंज पुष्प के कली अवस्था में, कली अवस्था में बाहरी आवरण से, आवरण से सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना व प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कली को भोजन प्रदान करना होता है। इसलिए इस बाह्य दलपुंज को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो 16 नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अतः 16 नंबर, अतः बाह्य दलपुंज को हम प्रकाश संश्लेषण
के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये बातें सीखा कि जो कोई पुष्प होता है उस पुष्प के कौन कौन से भाग होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया। अब यहीं से क्या होगा, पहले हम देखेंगे क्या है पुमंग का कितना भाग होता है, फिर जयांग का क्या भाग होता है, उसके बाद ये देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी पुष्प में प्रजनन कैसे होता है, कैसे बीज का निर्माण होता है, कैसे फल का निर्माण होता है, कैसे सत्य फल होता है, कैसे असत्य फल होता है, या निषेचन भ्रूण क्या होता है। तो इतना तक हमारा 16 टॉपिक हो चुका था। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ये हमारा क्या होता है, ये बाह्य दलपुंज ये वाला पार्ट होगा। ये जो होता है दलपुंज हमारा फूल का ऐसा भाग होता है जिस भाग को हम लोग सूंघते हैं, यानी कि सुगंध लेते हैं। रात में खिलने वाले फूल हमेशा सफ़ेद होते हैं और अधिक सुगंधित होते हैं, जबकि दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंग के होते हैं और ये कम सुगंधित वाले हैं। जैसे रात में खिलने वाले फूल रात रानी हो गया, तो उसका फूल आप देखेंगे हमेशा रात में खिलता है और सफ़ेद खिलता है, बहुत अधिक सुगंध देता है। वही दूसरी ओर आप देख लो कि तरह 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 के फूल है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, अन्य जो होता है गेंदा का फूल हो गया, सूरजमुखी का फूल हो गया, ये रंग बिरंग के फूल होते हैं, लेकिन ये दिन में खिलते हैं। ठीक है, उसके दिन में खिलने की वजह से क्या होता है, उसमें कम सुगंध भी होता है। ठीक है, तो ये बातें हमको जानना है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझा सकूँ अभी क्या क्या होता है इस पार्ट में। 16 नंबर हुआ था, अब 17 नंबर क्या होता है। 17 नंबर अब क्या होता है, फूल के फूल के फूल के जिस भाग को फूल के जिस भाग को भाग को भाग को हम सूंघते हैं सूंघते हैं सूंघते हैं दलपुंज कहलाता है। दलपुंज कहलाता है। ठीक है, अब ये बातें हो गया। अब यहाँ पर मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ क्या है कि रात में खिलने वाला फूल अधिक सुगंधित होते हैं और सफ़ेद होते हैं। 18 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पुमंग के भाग। पुमंग पुमंग के भाग भाग क्या है, पुमंग के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। जैसे इसी में इसको आप फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये हमारा पुष्प है, यही वाला क्या होता है हमारा, क्या था पुमंग होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम पुंकेसर कहते हैं। तो क्या पुमंग के 3 भाग होते हैं। इसमें पहला हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा पराग कोश होता है। क्या होता है, पराग कोश होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा पराग कण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है जी, पराग कण कहलाता है। अब ये क्या होता है, पुष्प के एक भाग होता है। जैसे मतलब इसको मैं एक फूल के माध्यम से ऐसे बना कर दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला कोई पुष्प होता है, पुष्प के ये भाग होता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेसर। ठीक है, अभी जो मुट्ठी के आकार का है ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इस पूरे मुट्ठी के प्रकार जो होता है, मुट्ठी के आकार का है, ये पूरा वाला भाग हमारा पराग कोश कहलाता है।
ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा भाग जो होता है क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ठीक है। अब इसी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप गेहूं के खेतों के समय आप जाते हो सरसों के खेत में, तो हाथ अपना ऐसे फैलाते हो उसके फूल के ऊपर, तो आपका हाथ पीला पीला हो जाता है। जो पीला पीला पाउडर नुमा जो कण होता है, पदार्थ होता है, वह कुछ और नहीं होता है, उस पराग कोष पर उपस्थित होने वाले पराग कण होते हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो इस पर कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो भाग होता है, छोटे छोटे कण इस पर चिपका रहता है, इसी छोटे वाले भाग को क्या कहते हैं, पराग कण कहलाते हैं। क्या है, पराग कण कहलाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुष्प के नर जननांग कौन सा होता है, तो पराग कण कहलाता है। ठीक है। अब ये दूसरा हो गया। तो इसमें 18 नंबर में क्या हो जाएगा, 19 नंबर में कि पुष्प के या फूल के फूल के फूल के नर जननांग जननांग फूल के नर जननांग पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। ठीक है। इसको मैंने विद्यालय में पढ़ाते समय आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैंने करके दिखाया था। जो होता है गुड़हल के फूल में खुद लाकर दिखाया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये हमारा पुंकेसर कहलाएगा। जो मुट्ठी के आकार का है उसको क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। और इस मुट्ठी के आकार पर जो छोटे छोटे कण इसमें रहते हैं पाउडर के नुमा, ठीक है, उसी के भाग को हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ये पराग कण जो होता है इस पुष्प के हमारा नर भाग होता है, यानी कि नर जननांग होता है। तो फूल के नर जननांग क्या होता है, पराग कण होता है। ठीक है। अब आता है हमारा जयांग। जयांग हमारा कितना होता है, 3 प्रकार के होता है। तो ये 20 नंबर में हमारा हो जाएगा कि जयांग के भाग। ठीक है। जयांग के भाग। तो मैं बता दूं जयांग के 3 भाग होते हैं। क्या होता है, जयांग के भी 3 भाग होते हैं। क्या होता है, जयांग के तीन भाग होते हैं। जिसमें पहला क्या होगा, हमारा अंडाशय हो गया। क्या होता है, अंडाशय। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा वर्तिका। और तीसरा नंबर हमारा होगा क्या, वर्तिकाग्र। अब ये क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, इसके पहले मैं फूल की 4 भाग में बताया था कि ये जो भाग होता है हमारा, ये मादा भाग होता है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो लोटे के आकार का है, जो ऐसे होता है, ये वाला पार्ट जितना दिखाई दे रहा है, ये हमारा अंडाशय होता है। और ये लंबा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। और जो टोपी या मुंह खुला है, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इसको जैसे मतलब एक फिगर के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। क्या है, ऐसे फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं तो ये क्या क्या भाग होता है। ठीक है। ठीक। तो ये वाला यहाँ से ये जो पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ वाला जो भाग होता है, जो ये लंबा पतला से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर के मुंह को, इसी को हम क्या क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें फूल के अंडाशय में हमेशा 3 जो होता है बीजांड होता है, जिसको अंडा कहा जाता है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे यहाँ पे 3 ठो जो होता है, क्या होता है, बीजांड होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको हम लोग बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। यही बीजांड जो क्या है हमारा, प्रजनन करने में काम करता है। तो मैं थोड़े समय के लिए देख लूँ कि ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फूल के कितने भाग होते हैं, किस भाग को सूंघते हैं, तो दलपुंज को सूंघते हैं।
रात में खिलने वाले फूल हमेशा सफ़ेद होते हैं और अधिक सुगंधित वाले होते हैं, वही जबकि दिन में खिलने वाले फूल हमारा रंग बिरंग के होते हैं लेकिन कम सुगंधित वाले होते हैं। फिर पुमंग के भाग, पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। ठीक है, ये जो होता है परागकण हमारा नर जननांग का भाग होता है, जबकि अंडाशय हमारा जो होता है मादा जननांग का भाग होता है। तो फूल के नर जननांग कौन सा होता है? हमारा नर जननांग जो होता है यानी कि नर हमारा भाग होता है, ये परागकण कहलाता है। और जयांग के 3 भाग यानी कि होता है, जयांग के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। मैंने इस चीज़ को फिगर में बना दिया है, चाहे तो आप इस चीज़ को भी ऐसे समझ सकते हो। इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। ये जो वाला पार्ट है जिस पर फूल हमारा टिका हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प जिस पर बैठा हुआ है। ये वाला जो पतला डंडी होता है, डंठल होता है, उसके भाग को क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहा जाता है। वृंत मतलब होता है पतला तंतु होता है। ठीक है, ये वाला जितना पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो होता है हमारा पराग कोश कहलाता है। पराग कोश। ठीक है, अब जो ये छोटे छोटे यहाँ पे इस पे कण रहेगा, जो इसी में हमारा टिका रहेगा, छोटे छोटे कण, इस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। ठीक है, अब इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इस फोटो को, फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे अपनी सुविधा के लिए, चाहे तो इसको बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए सब बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है दलपुंज होगा। अब ये वाला जो पार्ट होगा, ये हमारा अंडाशय होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है। तो इतना चीज़ जानने के बाद से अब इसके आगे हम स्टडी ये करेंगे कि जब किसी पुष्प के पराग कण जो होता है किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, इस प्रकार के फूलों में जो प्रक्रिया होती है परागण कहलाता है। अब ये हमारा परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो होता है परागण की जो प्रक्रिया होती है, हवाओं के माध्यम से, जल के माध्यम से, या मनुष्य के माध्यम से, या कीट पतंगों, भौरों के माध्यम से, या हवाओं के माध्यम से हो सकता है। यानी कहने का मतलब है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो होता है, इस पर जो होता है पराग कोश पर उपस्थित पराग कण का किसी भी माध्यम से इस वर्तिकाग्र पर यानी कि यहाँ पर पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है यहाँ तक, वो प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये 2 तरह का होता है, परागण 2 तरह का होता है। जब किसी पुष्प के ही उसी पुष्प के किसी दूसरे मतलब पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। जब किसी एक पुष्प के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचता है तो उसको परपरागण कहते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये 20 नंबर हो गया। 21 नंबर वाला देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर क्या है कि पराग कण का परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पराग कण का, यहाँ पे क्या रहेगा? पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। जैसे अभी इसी चीज़ को समझ लो कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला पार्ट मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ये क्या क्या है? ये हमारा क्या होता है? ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है?
वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये क्या कहलाता है, हमारा पराग कण कहलाता है। ठीक है, अब ये पराग कण का जो होता है इस वर्तिकाग्र पे पहुंचना, ठीक है, किसी भी माध्यम से, चाहे पक्षी के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से, या किसी भी तरह से मनुष्य के माध्यम से। जैसे इसको एग्जाम्पल में से समझ सकते हो कि जब आप सरसों के खेतों में जाते हो तो आप हाथ ऐसे फैलाते हो ना, तो इसमें क्या होता है, एक पुष्प के पराग कण जो होता है दूसरे पुष्प के जो होता है पराग कण के जो होता है पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इसमें क्या होता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वाले भाग को, पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, परागकोश कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और परागकण का इस वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी को वर्तिकाग्र परागण कहा जाता है। ठीक है, तो 21 नंबर में मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो, समझा के मैंने लिख दिया है इस बात को, अब केवल मुझे लिखना ही है। 22 नंबर क्या होगा हमारा, परागण। परागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पहला इसमें क्या होता है, स्वपरागण, स्वपरागण। दूसरा हमारा क्या होगा, पर परागण। क्या होगा, पर परागण। अब क्या होता है 23 नंबर में हमारा स्वपरागण, जब किसी फूल के परागकण उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जब किसी फूल के परागकण उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। देखो इसका कोई एग्जाम्पल देना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जो होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मान पे हाथों के माध्यम से पहुंचा भी सकते हो, अपने आप में भी हो सकता है। 24 नंबर क्या है, जब एक पौधे के फूल के परागकण, जब एक पौधे के फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई एक फूल है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये कोई फूल हमारा इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, पुंकेसर वाला भाग है, छोटे छोटे कण है, और ये हमारा दूसरा फूल है। ठीक है, इस टाइप का।
ठीक है, ये दूसरा फूल। अब इसको बनाना बहुत विशेष नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इस टाइप का, ठीक है, ये वाला। अब ये हमारा दूसरा फूल है, ये हमारा दूसरा फूल है। अब इसके फूल के जो होता है पराग जो होता है कण है, अब दूसरे फूल के वर्तिका अगर पैर से पहुँच जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परागण बोलते हैं, ठीक है, परागण। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों परागण में स्वपरागण और पर परागण में सबसे अच्छा उपयुक्त जो होता है पर परागण माना जाता है, क्योंकि नया जनरेशन का जन्म होता है। तो 25 नंबर में क्या हम लिखेंगे, यानी कि पर परागण सबसे सबसे अधिक अधिक उपयोगी पर परागण सबसे अधिक उपयोगी होता है इससे नए जनरेशन का जन्म होता है, इससे नए जनरेशन का जन्म होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने यही बात बताया है कि जब एक पौधे के फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है तो इसको पर परागण कहा जाता है। और पर परागण सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों कि इसमें नए जनरेशन का जन्म होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत समय जैसे गोभी आता था, तो गोभी का सब्जी जो होता है बहुत सफ़ेद आता था, लेकिन इस समय लाल, हरा और भी कलर के आता है। और भी इसके एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे पहले बहुत पहले धान जो होता है छोटे छोटे आता है, लेकिन इस समय जो होता है धान बहुत कई तरह के आता है, ठीक है। तो ये नए जनरेशन के माध्यम से होता है, यानी कि पर परागण के माध्यम से ही होता है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद सब देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 25 नंबर को। अब हम देखेंगे निषेचन क्या होता है। पच्चीस नंबर में 26 नंबर, ठीक है। इसको मैं फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से जो होता है हमारा परागकण आना क्या कहलाता है, ये हमारा परागगण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कण हमारा आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे अंडाशय होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा फूल में यदि किसी क्या चीज़ का संख्या ज़्यादा होता है तो ये परागकण का अधिक होता है। कई बार प्रश्न में ये आता है कि फूल के कौन सा भाग सर्वाधिक होता है, तो उसमें आप ऑप्शन आएगा परागकण सर्वाधिक होता है। तो जब किसी पुष्प के परागकण जो होता है किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको परागण कहा जाता है। चूँकि परागकण पर नमी और चिपचिपा होने के कारण यहाँ पे छोटे छोटे जो परागकण है वो चिपक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी हमारा परागकण जो होता है यदि यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, कुछ यहाँ पर सूख जाते हैं, कुछ नमी को उसमें चिपक जाते हैं, केवल और केवल 2 परागकण नीचे उतरते हैं। यानी कि परागकण का अंडाशय तक पहुँचने की प्रक्रिया जो होता है निषेचन कहलाता है। यानी कि परागकण का अंडाशय के यानी कि अंडाशय के बीजांड से मिलन यानी कि युग्मन को निषेचन कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह परागण के बाद की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। अर्थात जब परागकण
परागकण अंडाशय के बीजांड से, अर्थात जब परागकण अंडाशय के बीजांड से मिलकर यानी कि मिलकर युग्मन बनाता है, इससे ही निषेचन कहते हैं। अब क्या होगा, ये हमारा परागकण है। अब छोटे छोटे कण यहाँ पे क्या होता है, इसमें दो कण जो होगा नीचे आकर के यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक जो होता है युग्मन बनाएगा और एक जो होता है ये वाला पार्ट इसमें मिल गया और ये दूसरा पार्ट हमारा इन दोनों से मिल जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी को हम भ्रूण कहते हैं। ये हमारा भ्रूण नहीं होता है, ये हमारा जो होता है 3 अंडे के मिलकर जो होता है पेट बनाता है। इसका काम जो होता है, इस जो होता है भ्रूण को क्या होता है, एनर्जी प्रदान करना, और कुछ समय के बाद से यह लुप्त भी हो जाता है। तो परागकण के बाद की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब परागकण अंडाशय के बीजांड से मिलकर युग्मन बनाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब निषेचन जो होता है युग्मन के, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, 27 नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा युग्मन एक युग्मक होता है, एक युग्मनज होता है, और उसके बाद से हमारा भ्रूण होता है। तो क्या होता है, नर के परागकण नर के परागकण युग्मक कहलाता है। ये अकेले युग्मक कहलाता है। 28 नंबर क्या है, यह नर के यानी कि मादा के बीजांड या अंडा मादा युग्मक कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जब ये अलग अलग रहता है तो क्या कहता है, मादा युग्मक कहलाता है। ये भी हमारा क्या होता है, नर जो होता है युग्मक कहलाएगा। लेकिन जब दोनों मिल जाता है, ठीक है, नर और मादा, तो युग्मक बनाता है। 29 नंबर क्या है, नर व मादा युग्मक के मिलने पर युग्मनज कहलाता है। 30 नंबर क्या होगा, युग्मनज के विकसित रूप को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैंने क्या बताया कि ये अलग अलग जब कण रहता है तो युग्मक कहलाते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो उसको युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, और युग्मनज जो होता है, दोनों मिलने के बाद से इसको क्या कहते हैं, जो युग्मनज है उसी को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, अब इस युग्मनज के, जैसे मान के चलो कि जैसे छोटे छोटे दोनों कण हमारे अलग अलग है, ऐसे समझ लो ये अलग अलग कण है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा अलग अलग जो होता है ये युग्मक कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, युग्मक। ठीक है, युग्मक। अब दोनों आपस में आकर के ऐसे
मिल गए। ठीक है, तो ये जो मिलने की प्रक्रिया इसी को निषेचन कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हम जो बोलते हैं युग्म नन बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े समय के जब चिपक जाता है पूरी तरह से इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का, तो इसी को क्या बोलते हैं, युग्म नज बोलते हैं, युग्म नज बोलते हैं। इसी के जो होता है बड़ा स्वरूप इस टाइप का हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण। आई बात समझ में। तो ये जो होता है अलग अलग पार्ट होता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है, भ्रूण होता है। अब मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ कुछ समझने लायक, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब कुछ बातें समझाने वाली बातें ये होता है कि भ्रूण के बाद से जो होता है हमारा बीज, जो बीजांड होता है बीज में, और जो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 31 नंबर, चाहे इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अमरूद का एक जो होता है, ऐसे मैं कुछ चीज़ को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप थोड़े समय के लिए रुक कर देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये हमारा अमरूद है। ठीक है, इसको जो होता है मैंने अमरूद कह दिया, तो इसमें जो छोटे छोटे जो होता है बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, यह बीज जो होता है कुछ और नहीं होता है, यह बीजांड होता है। और जो ये मार्शल वाला भाग जिसको खाते हैं वो अंडाशय का भाग होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी पौधे के फूल में जो होता है जो फल बनता है, यदि अंडाशय में बनता है उसको सत्य फल कहते हैं। और जब उसका मार्शल वाला भाग, जिस भाग को हम लोग खाते हैं, वो पुष्पासन में बनता है तो उसको असत्य फल कहा जाता है। तो जो हमारा बीजांड होता है यानी कि जो भ्रूण होता है वो विकसित होकर बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। 33 नंबर क्या होगा, इसको जो होता है भ्रूण, भ्रूण या बीजांड, बीजांड विकसित होकर, विकसित विकसित होकर, विकसित होकर बीज में, बीज में, जबकि जबकि अंडाशय, जबकि अंडाशय, अंडाशय फल में, फल में परिवर्तित हो जाते हैं, फल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप इसमें यही बात कहा जा रहा है कि जो हमारा छोटे छोटे कण था, भ्रूण था या बीजांड था, वो जब विकसित होगा तो किससे बदल जाता है, बीज में। जैसे अमरूद हो गया ना, चाहे अनार हो गया, ये सब अनार वाला छोड़ दो, अमरूद हो गया तो उसमें देखो छोटे छोटे बीज होता है, छोटे छोटे क्या होता है, कण होता है। यानी कि जो बीज होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो भ्रूण रहता है, यानी कि बीजांड होता है जो विकसित होकर बीज बदल जाता है। यानी कि उस बीज को आप जमीन में दबाओगे तो वो भी क्या होगा, अमरूद बन जाएगा। और जो बाहरी आवरण होता है उसी के जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, जिस भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है कि जब फल हमारा अंडाशय में बनता है, यानी कि अंडाशय वाला ही पूरा भाग बन जाता है, उसको सत्य फल कहते हैं। और जब हमारा फल जो होता है पुष्पासन यानी कि नीचे बनता है, उसको असत्य फल कहते हैं। जैसे जामुन हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, इस प्रकार के जो फल होते हैं ये हमेशा सत्य फल होते हैं। क्यों, क्योंकि जिसका फल वाला जो भाग होता है हमेशा अंडाशय वाला भाग ही फूल करके मार्शल भाग बन करके क्या करता है, वो खाने योग्य बना देता है। आप देखोगे उसके बीज जो उसके अंदर बीच में रहता है। लेकिन वही जो दूसरी वाली हम बात करें, सेब हो गया, तो ये हमारा असत्य फल होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अंडाशय होता है उसमें फल न बनकर सीधे पुष्पासन के नीचे बन जाता है। तो इस पर 32 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जब फल, जब फल अंडाशय में बनता है, जब फल, फल अंडाशय में बनता है, बनता है, तो 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 इसे इसे सत्य फल, फल कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। जैसे, जैसे आम, आम, अमरूद, अमरूद, जामुन आदि।
जामुन आदि। ठीक है। इसके बाद से 33 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा फल अंडाशय में न बनकर क्या होता है, पुष्पाशय में बनता है, उसको असत्य फल कहते हैं। जब फल अंडाशय में न बनकर पुष्पासन में बनता है तो इसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव हमारा क्या होता है, असत्य फल था। मैं देख लूँ वीडियो दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आता है हमारा बीज के भाग। अब मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। 40 नंबर हो गया, 41 नंबर होगा ये वाला पार्ट। इकतालीस नंबर क्या होगा हमारा, ये जीके में है। क्या है, बीज के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला बीज चोल, दूसरा हमारा बीज पत्र, तीसरा हमारा शिशु पौधा। अब मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि क्लास में मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से हर चीज़ इसमें क्या क्या होता है। मैं सीधे लिखवाने की स्टार्ट करूँगा। अब क्या है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बीज पत्र में नए पौधे के लिए भोजन एकत्रित रहता है। ठीक है, ये जो होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्या होता है, बीज पत्र जो होता है किस प्रकार का होता है। बीज पत्र हमारा कितने होते हैं, ये 2 तरह के होता है। तीसरा बीज पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक बीजपत्री। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बीज पत्र होता है। जैसे क्या, धान मक्का गेहूं हो गया। जैसे धान मक्का गेहूं, इसमें क्या होता है, एक ही हमारा बीज पत्र होता है। दूसरा हमारा द्विबीजपत्री इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा क्या होगा, चना हो गया, चना मटर, ये सेम। ठीक है, ये जो होता है इसमें केवल एक बीज पत्र होता है, इसमें 2 बीज पत्र होता है। 44 नंबर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बीजपत्री में जैसे आप भुजा हुआ चना खाते हो, उस चीज़ के बारे में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद से आता है हमारा 44 नंबर, फसल किसे कहते हैं। क्या है, फसल क्या होता है, किसी विशेष स्थान पर
किसी विशेष मौसम में किसी विशेष स्थान पर कामा किसी विशेष मौसम में किसी विशेष फसल की परिभाषा क्या कहा जा रहा है? किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष मौसम में किसी विशेष फसल का उत्पादन फसल कहलाता है। ठीक है। अब ये है 45 नंबर क्या हमारा है? फसल दो तरह का होता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। मैं लिखते चल रहा हूँ। अब क्या है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। खरीफ की फसल ये क्या है? बरसात के मौसम में बोई जाती है, यानी क्या होता है, जून जुलाई में बोई जाती है और क्या होता है, अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। ये बोने वाला है, ये काटने वाला, यानी कि नवंबर तक क्या होता है, काटी जाती है। और इस प्रकार के फसल में क्या आता है, खरीफ की फसल में धान बाजरा, धान मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास इत्यादि। ठीक है। आप देखते हो कि रबी की फसल क्या होता है, ठंडी के समय में बोया जाता है और क्या है, तो धूप की किरणों में काटी जाती है। यानी कि नवंबर के समय में चाहे अक्टूबर के लास्ट तक जब आप फसल धान की खेती को काट लेते हो, धान वाला, तो उसके 10 से 15 दिन के बाद से तुरंत क्या होता है, गेहूं की बुआई हो जाती है। तो नवंबर में मान के चल, नवंबर लास्ट तक बोई जाती है, अप्रैल में काटा जाता है। तो 46 नंबर क्या होगा हमारा, रबी की फसल। ठीक है। ये क्या होता है, लगभग नवंबर में बोई जाती है। ठीक है। अब नवंबर में बोने का मतलब नवंबर खत्म होता है, मान के चलिए कि नवंबर के अक्टूबर के लास्ट तक या अक्टूबर में कट जाता है और नवंबर में यहाँ बोया जाता है। कई जगह मतलब हर जगह का यहाँ परिभाषा लिखा है, किसी विशेष स्थान पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग खेती होता है। तो नवंबर में बोई जाती है और क्या होता है, अप्रैल में काट ली जाती है। अभी आप लोग गेहूं की खेती कटाई देखे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है गेहूं हो जाएगा, गेहूं, सरसों, चना, मटर, तिल, तीसी इत्यादि। ठीक है। ये हमारा रबी की फसल होती है। तिल और तीसी का हिंदी आप लोग देख लीजिएगा सही है कि नहीं। तो क्या है, रबी की फसल ऐसे होता है जो लास्ट अक्टूबर या नवंबर के 15 नवंबर के, जैसे चूँकि 15 नवंबर का हमारा मानसून चला जाता है और ठंडी स्टार्ट हो जाता है, तो एक्चुअली इसी में बोया जाता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, अप्रैल तक हमारा फसल रहता है। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, तिल, तीसी हो गया। ठीक है। तिल और तिल का देखते हो ना, जैसे आप क्या होता है कि होली के समय में जब होलिका जलाया जाता है, तो इसी को जो होता है, तिल का जो होता है, तीसी वाला जो क्या करते हैं हम लोग, भूनते हैं आग में। और ये तिल जो होता है जिसका हम लोग लाई खाते हैं, वो ये वाला पार्ट होता है। इसके बाद से जायद की फसल आता है 46 नंबर में। जायद की फसल यह कैसे होता है, मैं रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये जो होता है रबी और खरीफ
कि फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल है। मैं इसको अपने मुख से बोल दे रहा हूँ कि जायद की फसल ऐसी फसल होती है जो क्या होता है अप्रैल के बाद बोई जाती है और जून के पहले काट ली जाती है, यानी कि ये गर्मी वाली फसल होती है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है रबी की बाद और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली फसल होती है, तो ये क्या होगा अप्रैल के बाद और जून के पहले वाले जो बोई जाती है फसल, उसी को जायद की फसल कहा जाता है। तो इसकी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा खीरा हो जाएगा, खीरा, उसके बाद से खरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ककड़ी, उसके बाद से तरबूज, तरबूज, उसके बाद से क्या होता है हमारा बट्टी, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के आप ध्यान रखेंगे, चूँकि आपके सिलेबस में ये पार्ट दे रखा है, इसीलिए मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है रबी की फसल हो गया, उसके बाद से एक और दो चार टॉपिक और बचा है, मैं इसको अब ख़त्म कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। 46 नंबर हो गया है, अब लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है तो क्या करें, बताना भी ज़रूरी है। अब क्या है फसलों की सुरक्षा कैसे करते हैं, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ख़त्म होने वाला है। बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ा नहीं है, हर चीज़ बता दिया है इस चीज़ के बारे में। 47 नंबर में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे 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 जीवाणु विषाणु, जैसे जीवाणु विषाणु, कवक, कवक आदि आदि फसल को फसल को फसल को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कारक हैं। अतः अतः इनसे 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 फसलों की सुरक्षा के लिए फसलों की सुरक्षा के लिए डीडीटी, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन, फिनाल आदि का छिड़काव करते हैं। 48 नंबर, गोदाम में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए वह नमी बनाए रखने के लिए गोदाम में बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, वो नमी बनाए रखने के लिए बीजों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाते हैं। 49 नंबर, गोदाम में बीजों को कीट पतंगों आदि से सुरक्षा के लिए गामा
किरणों का प्रयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब या पर्पज़ ये है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को आज के वातावरण में जो एजुकेशन का माहौल चल रहा है, डिजिटल हो गया है, यूट्यूब से जोड़ने का पर्पज़ है, ताकि बच्चे भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आने वाले समय में अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि किस चीज़ के बारे में मुझे नहीं बताया गया है, क्योंकि पढ़ाई का लेवल बहुत ही हायर हो गया है। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। धन्यवाद।